नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। कंगना रनौत को एक और धमकी, शिवसेना के IT सेल ने दर्ज कराई शिकायत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में शिवसेना और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना के IT सेल ने अभिनेत्री के खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना की मांग है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से करने पर कंगना के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। बता दें कि सुशांत सिंह की मौत मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका पर कंगना ने सवाल उठाए हैं। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। अभिनेत्री ने कहा है कि वह 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। सुशांत सिंह की मौत मामले में न्याय की मांग करते हुए अभिनेत्री ने पिछले कुछ दिनों में कई ट्वीट किए हैं। कंगना ने अपने इन ट्वीट में मुंबई पुलिस एवं महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके बाद वह शिवसेना के नेताओं के निशाने पर आ गई। शिवसेना नेता एवं प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि अभिनेत्री का बयान महाराष्ट्र का अपमान करने वाला है। राउत ने कंगना को मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी। इसके बाद कंगना ने कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। इस बीच कंगना को मिल रही धमकियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना ने प्रदेश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, इसलिए मनाली स्थित उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। करणी सेना ने भी कहा है कि 9 सितंबर को उसके सदस्य मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे और वे अभिनेत्री को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएंगे। शेयर बाजार को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स कमजोर खुला, ₹29 टूटा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर, नहीं हुआ कोई बदलाव। वैश्विक बाजारों से संकेतकों के अभाव में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 85 अंक टूट गया। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में कमजोर रुख के साथ खुला। बाद में यह 2.15 अंक या 0.01% के नुकसान से 38,415.08 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 6.80 अंक या 0.06% के नुकसान से 11,348.25 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में पावरग्रिड का शेयर करीब 1% नीचे आ गया। NTPC, नेस्ले इंडिया, ONGC, L&T, HDFC तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी नुकसान में थे। वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के शेयर लाभ में थे। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ₹29 टूटकर 73.64 प्रति डॉलर पर आ गया। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 75,809 नए मामले, 1133 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस का कहर अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 43 लाख के करीब केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 42,80,000 के पार पहुंच चुकी है। covid19india.org के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 42,80,613 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 33,24,060 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 72,830 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 8,83,127 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार मंगलवार को 75,809 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 42,80,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72,775 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 42,80,423 हो गए हैं, जिनमें से 8,83,697 लोगों का उपचार चल रहा है और 33,23,951 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.65% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 1.70% है। वहीं 20.65% मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश में कोरोना मृत्यु दर वैश्विक औसत से भी कम है। टू व्हीलर्स वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। टू व्हीलर्स वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल की संभावना। त्योहारी सीजन के लिए कंपनियों ने तैयारी की। दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए इस बार की दिवाली अच्छी हो सकती है। टू व्हीलर्स मेकर्स कंपनियों ने बढ़ती मांग को देखते हुए सितंबर से नवंबर के बीच प्रोडक्शन में 8 से 25% में इजाफा करने का फैसला किया है।
कंपनियों ने दोपहिया वाहनों में बढ़ती मांग को देखकर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और रॉयल एनफील्ड जैसी प्रमुख कंपनियों ने सितंबर से नवंबर के बीच प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी की है। हालांकि कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने दिवाली के लिए जून-जुलाई में ही प्लान बना लिया था। लेकिन इधर ग्रामीण इलाकों में टू व्हीलर्स की मांग में तेजी देखी जा रही है। लिहाजा सितंबर से नवंबर के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। कंपनियों की ओर से 15 से 20 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन की तैयारी की गई है। हालांकि इन कंपनियों के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मांग पर राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन का असर पड़ सकता है। अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन। दिल का दौरा पड़ने से अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन, चंद्रबाबू नायडू ने जताया गहरा शोक। हैदराबाद। एक बार फिर से फिल्मी दुनिया से दुखद खबर सामने आई है। आज सुबह तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। वो 74 वर्ष के थे। कॉमेडी और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर मशहूर जयप्रकाश रेड्डी के निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने भी रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जयप्रकाश रेड्डी गुरु के निधन से तेलुगु सिनेमा और थिएटर ने अपना एक हीरा खो दिया। कई दशकों तक उनकी अलग अलग भूमिकाओं ने हमें अनेक सिनेमाई यादें दी हैं। इस दुख की घड़ी में उनकी फैमिली और दोस्तों के लिए मेरा दिल दुख से भर गया है। फिल्म ब्रह्मपुत्र से की थी फिल्मी करियर की शुरुआत। मालूम हो कि जयप्रकाश रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ब्रह्मपुत्र से की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली थी बालकृष्ण स्टारर समरसिम्हा रेड्डी से। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक शानदार हिट फिल्में करके वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे। चीन की ओर से भारत को एक बड़ी धमकी। चीन ने दी भारत को धमकी, 1962 से ज्यादा होगा बुरा हाल। लद्दाख में प्ला की हरकत को चीन एक बार फिर से भारत के सिर थोपने में लगा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट के पास शेपाव पर्वत क्षेत्र में फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को अवैध रूप से पार किया। इसमें कहा गया है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी अधिक सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीन ने भारतीय पक्ष से अपने सैनिकों को तुरंत वापस लेने की मांग की है, जो अवैध रूप से एलएसी को पार कर गए और उकसाने वाले शॉट्स फायर करने वालों के साथ सख्ती से जांच करे। चीन भारत सीमा क्षेत्र पर 40 वर्षों से शांति है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से हथियार के उपयोग नहीं करने को समझौते हैं। जून में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत सरकार ने सीमा पर तैनात कमांडरों को कार्रवाई की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जुलाई में सीमा क्षेत्र का दौरा किया। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ी खबर। कमला हैरिस कभी अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं जो बाइडेन और कमला हैरिस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता कोरोना वैक्सीन पर अमेरिकी नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया कि कमला हैरिस कभी अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। उन्होंने इस दौरान कमला हैरिस को अमेरिकी नागरिकों की नज़र में अलोकप्रिय भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के उस बयान पर भारी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैक्सीन को लेकर ट्रंप के किसी भी दावे पर उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता है कि कमला हैरिस कभी देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती और न ही जो बाइडेन देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। एसबीआई की ओर से एक बहुत बड़ी व अच्छी खबर सामने आई है। एसबीआई इस साल 14,000 लोगों को देगा नौकरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह इस साल 14,000 नई भर्तियां करेगा। एसबीआई ने इसी के साथ अपनी वीआरएस स्कीम को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। एसबीआई ने कुछ दिनों पहले 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस लाने की घोषणा की थी। एसबीआई ने यह स्पष्ट किया कि वीआरएस स्कीम लाने का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं था। स्कूलों को खोले जाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अनलॉक 4.0 21 सितंबर से इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल। बिहार में लागू 4.0 के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी है। शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए आदेश के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल के शिक्षकों से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी। पटना डीएम के अनुसार 30 सितंबर तक सभी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। यह आदेश डीएम द्वारा अनलॉक 4.0 के संबंध में जारी किया गया है। इसके तहत कंटेनर जोन के बाहर की सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। नए आदेश के तहत थिएटर, स्विमिंग पूल, पार्क थिएटर सभी बंद हो जाएंगे। हालांकि 21 सितंबर से ओपन थिएटर के संचालन की अनुमति दी गई है।
पटना में दुकानों के खुलने की समयावधि में स्थानीय रूप से लागू लॉकडाउन को अब प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी अब दुकानें खोलने पर प्रतिबंध बंद हो गया है। रात के कर्फ्यू को भी समाप्त कर दिया गया है। लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे। बुधवार से गांधी मैदान में सुबह और शाम की सैर कर सकेंगे, लेकिन चुनावी रैली और सामाजिक धार्मिक व्यापारिक कार्यक्रम के लिए इसे बुक नहीं किया जा सकेगा। एलएसी पर तनाव, भारतीय व चीनी सेना के बीच फायरिंग। बड़ी खबर लाइव ब्लैक पर ताजा तनाव पर भारतीय सेना ने कहा हमने संयम बरता, चीन ने की फायरिंग। एलएसी पर ताजा तनाव और चीन के आरोपों को लेकर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना का कहना है कि भारत जहां एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। चीन के आरोपों पर भारतीय सेना ने कहा कि किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं किया और फायरिंग समेत किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए सैन्य और राजनयिक पर बातचीत के बीच समझौते का उल्लंघन कर रहा है और आक्रामक युद्धाभ्यास कर रहा है। इंडियन आर्मी में भर्ती, गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में नौकरी पाने के ये हैं विकल्प, जाने योग्यता और आयु सीमा। भारत के सशस्त्र बलों में सबसे बड़ी भारतीय सेना में काम करने की इच्छा हर युवा में होती है, क्योंकि इसमें काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और गौरव की बात है। सेना में काम करते हुए प्रतिष्ठा, महान करियर, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा वेतन एवं सुविधाएं आदि मिलने के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि लगभग हर युवा का सपना होता है कि वो 1 अप्रैल 1895 में स्थापित यानी 125 वर्ष पुराने इस संगठन आर्मी में नौकरी पा सके। आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में नौकरी पाने के कौन कौन विकल्प मौजूद हैं और उनके लिए क्या शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए युवा सेना द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न अलग अलग भर्ती प्रक्रिया समूहों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और चयनित होने पर देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। भारतीय सेना में विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर और जनरल ड्यूटी के लिए सिपाही या सोल्जर के तौर पर भर्ती के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली या सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है। सेना द्वारा विभिन्न स्थानों पर भर्ती रैली का आयोजन देश भर स्थित विभिन्न बेस पर किया जाता है। सेना भर्ती रैली कार्यक्रम के बारे में उम्मीदवार सेना के भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। भर्ती रैली के माध्यम से भरे जाने वाले सिपाही पदों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI निर्धारित की गई है और आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर फिर बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर रेट्स, सोने के दाम में बढ़त या चांदी के दाम में गिरावट। जाने आज का ताजा अपडेट। मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में रिकवरी के कमजोर संकेत की वजह से यह गिरावट ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। अमेरिका, जापान और जर्मनी में रिकवरी के कमजोर संकेत की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर के दाम में कोई खास नरमी नहीं दिखी। MCX में मंगलवार को गोल्ड के दाम 0.42% यानी 216 रुपये गिरकर 50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं सिल्वर के दाम में 0.53% यानी 363 रुपये में गिरावट दर्ज की गई और यह 67,908 रुपये प्रति किलो तक आ गई। अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में गोल्ड स्पॉट के दाम 51,008 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं गोल्ड फ्यूचर के दाम 50,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। दिल्ली में सोमवार को गोल्ड के दाम 258 रुपये चढ़कर 51,877 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं सिल्वर के दाम 837 रुपये बढ़कर 69,448 रुपये प्रति किलो पर आ गए। ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत होने से गोल्ड और सिल्वर के दाम नरम रहे। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के कमजोर संकेत की वजह से यह गिरावट ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मोहम्मद अशरफुल के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं जो कई सालों तक कोई अन्य बल्लेबाज नहीं तोड़ पाता। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे ही एक रिकॉर्ड की बात करेंगे जो आज ही के दिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर मोहम्मद अशरफुल ने बनाया था। मोहम्मद अशरफुल आज से 19 साल पहले 2001 में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे छोटे प्लेयर बने थे। मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो स्टेडियम में ये शतक जड़ा था और उस समय उनकी उम्र 17 साल 61 दिन थी। बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल वर्तमान समय तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे शतक लगाने वाले सबसे छोटे प्लेयर हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफुल का ये टेस्ट डेब्यू मैच भी था, जो एक और नया रिकॉर्ड था। इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम तीसरे नंबर पर आता है। WHO की ओर से भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। WHO की बड़ी चेतावनी, कोरोना आखिरी महामारी नहीं, भविष्य के लिए भी तैयार रहे दुनिया। कोरोना वायरस आखिरी महामारी नहीं है, दुनिया को आगे भी इस तरह की किसी दूसरी महामारी का आगे सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर के देशों को भविष्य में आने वाली महामारी के लिए लेकर तैयार रहना होगा।
साथ ही टेड्रेस ने सभी देशों से महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की सलाह भी दी है। टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा, ये आखिरी महामारी नहीं है। महामारी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन भविष्य में आने वाली महामारी के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। दुनिया भर में 3.25 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महामारी का प्रकोप काफी देशों में नियंत्रण होता दिख रहा है। पूरी दुनिया में करीब 3.25 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 1,96,000 नए मामले सामने आए हैं और 3,708 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 2,75,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 8,96,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 1,96,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेट्रोल, डीजल व कच्चे तेल के दाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोल, डीजल के दाम रहे आज स्थिर, कच्चे तेल के दाम पर बड़ा दबाव। पेट्रोल और डीजल के दाम में मंगलवार को तेल विपणन कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया। एक दिन पहले डीजल के दाम में 10 से 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उधर सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी क्रूड WTI $40 प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड भी $42 प्रति बैरल से नीचे तक टूटा। बाजार के जानकार बताते हैं कि तेल की मांग कमजोर रहने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत बिना किसी बदलाव के क्रमशः 73.16 रुपये, 76.66 रुपये, 79.69 रुपये और 78.48 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। पेट्रोल का भाव भी बिना किसी बदलाव के क्रमशः 82.08 रुपये, 83.57 रुपये, 88.73 रुपये और 85.04 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी रही। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 11 पैसे, जबकि मुंबई में 12 पैसे और चेन्नई में 10 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।